वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स का आज हमारा 5वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स के बारे में। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल तौर पर अगर कहें तो कोई भी एक्शन एथिकल है या नहीं है, इसको जिन फैक्टर्स के बेसिस पर जज किया जाता है उन्हीं फैक्टर्स को क्या बुलाया जाता है? उन्हीं फैक्टर्स को डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स बुलाया जाता है। उन्हीं फैक्टर्स को क्या बुलाया जाता है? उन्हीं फैक्टर्स को डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स बुलाया जाता है। इजी और सिंपल सी बात है। द फैक्टर्स विच डिटरमाइन वेदर द एक्शन बीइंग जज्ड इज एथिकल और नॉट आर नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स का मतलब क्या है? होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपको ये भी समझ में आता है कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, और ये जो बहुत सारे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं इनको मोटे मोटे तौर पे 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करके देखा जाता है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करके देखा जाता है? सबसे पहले बात की जाती है इंडिविजुअल फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले बात की जाती है इंडिविजुअल फैक्टर्स के बारे में। और हमें ये समझ में आता है कि कोई इंसान किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एथिकल एक्शन लेगा या अनएथिकल एक्शन लेगा, उसमें ये जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिविजुअल फैक्टर्स जैसे वैल्यू सिस्टम। किसी इंसान का वैल्यू सिस्टम किस तरीके का है? कोई इंसान किन वैल्यूज़ को कोर वैल्यूज़ मानता है और किन वैल्यूज़ को पेरीफेरी पे रखता है? किसी इंसान के लिए कौन सी वैल्यूज़ पैरामाउंट वैल्यूज़ हैं और कौन सी वैल्यूज़ उस इंसान के लिए वीक वैल्यूज़ हैं? ये जो वैल्यू सिस्टम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, इमेजिन करो एक ऑफिसर है। ये जो ऑफिसर है इसका वैल्यू सिस्टम क्या कहता है? इसका वैल्यू सिस्टम कहता है करप्शन इज़ इमोरल, करप्शन गलत है। ये जो ऑफिसर है अगर इसको कोई ब्राइब देने की कोशिश करेगा, पैसे देने की कोशिश करेगा, तो इसका वैल्यू सिस्टम क्या कहेगा? इसका वैल्यू सिस्टम कहेगा करप्शन इज़ इमोरल, करप्शन गलत है। और ये जो ऑफिसर है ये ब्राइब नहीं लेगा, ये करप्शन नहीं करेगा। तो वैल्यू सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो वैल्यू सिस्टम है इसके अलावा किसी इंसान का एटीट्यूड किस तरीके का है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि एटीट्यूड के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, बातचीत की नहीं है। आगे चलते हुए एटीट्यूड के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक तौर पे अगर बात करें तो ये जो एटीट्यूड है ये वो वाला एटीट्यूड नहीं है जो कि हमें आम तौर पे समझ में आता है। आम तौर पे हम कहते हैं ना कि ओए एटीट्यूड मत दिखाए, ये वो वाला एटीट्यूड नहीं है। यहाँ पे एटीट्यूड का मतलब क्या है? किसी चीज़ के प्रति, किसी चीज़ के लिए आपका ओरिएंटेशन, आपका आउटलुक किस तरीके का है। आपका आउटलुक पॉजिटिव हो सकता है, आपका आउटलुक नेगेटिव हो सकता है, आपका आउटलुक एम्बिवेलेंट हो सकता है। तो किसी चीज़ के लिए आपका ओरिएंटेशन किस तरीके का है, आपका आउटलुक किस तरीके का है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो एक इंसान है। ये जो इंसान है इसका लॉयल्टी के प्रति जो एटीट्यूड है वो बेहद पॉजिटिव है। अब कल को ये जो इंसान है इसको चीटिंग करने का मौका मिले तो ये जो इंसान है ये चीटिंग नहीं करेगा, बिकॉज लॉयल्टी को लेकर इसका जो एटीट्यूड है वो बेहद ज़्यादा पॉजिटिव है। तो किसी इंसान का वैल्यू सिस्टम कैसा है, किसी इंसान का एटीट्यूड कैसा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा पर्सनल बिलीफ सिस्टम कैसा है, किसी इंसान का पर्सनल बिलीफ सिस्टम कैसा है। और बिलीफ क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। बिलीफ इज बेसिकली एन इंटरनल फीलिंग दैट समथिंग इज ट्रू इवन विदाउट एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली अगर रास्ता काट जाएगी तो बुरा होगा, दिन खराब हो जाएगा। ये क्या है? ये एक बिलीफ है। ये जो बिलीफ्स हैं ये आते कहाँ से हैं? ये हमें कस्टम्स के थ्रू मिलते हैं, ट्रेडिशंस के थ्रू मिलते हैं, मिथ्स के थ्रू मिलते हैं, सुपरस्टिशंस के थ्रू मिलते हैं। और ये जो बिलीफ्स होते हैं इनको हम बड़ा क्लोजली पकड़ के रखते हैं। तो किसी इंसान का पर्सनल बिलीफ सिस्टम कैसा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
पर्सनल बिलीफ सिस्टम के अलावा किसी इंसान की अपब्रिंगिंग कैसी रही। अपब्रिंगिंग ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, एक बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ, इसको सारे कंफर्ट मिले, और एक दूसरा बच्चा है जो कि गरीब घर में पैदा हुआ। ये जो बच्चा है इसके घर में खाने तक के लिए स्ट्रगल है। अब सोचो, ये जो गरीब घर वाला बच्चा है इसके अंदर जो हार्डवर्क वाली वैल्यू है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी या कम देखने को मिलेगी? बहुत ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये जो गरीब घर का बच्चा है इसके अंदर सर्वाइवल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी या कम देखने को मिलेगी? बट ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये जो गरीब घर का बच्चा है इसके अंदर स्टील करने की, चुराने की जो टेंडेंसी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेगी या कम देखने को मिलेगी? कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो किसी इंसान की अपब्रिंगिंग कैसी रही वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा किसी इंसान के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, लाइफ में एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जिसके वैल्यू सिस्टम का पार्ट है दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, लेकिन इसके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे कि जब भी इसने किसी की हेल्प की है उस आदमी ने इसको धोखा दिया है, उस आदमी ने इसको चोट पहुंचाई है। अब ये जो इंसान है अगली बार जब हेल्प करने जाएगा तो इसके अंदर एक फियर होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर एक फियर होगा, एक डर होगा। तो किसी इंसान के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कॉन्शियंस 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 के बारे में भी आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, मोटे मोटे तौर पे अगर बात करें तो आपके जो अंदर की आवाज़ होती है, जब भी आप कोई गलत काम करने के लिए जाते हो या करने की सोचते हो तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है जो कि आपको रोकने की कोशिश करती है। आपके अंदर की ये जो आवाज़ है इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को कॉन्शियस बुलाया जाता है। तो आपकी कॉन्शियस का भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कॉन्शियस के अलावा इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब क्या है इसके बारे में भी आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन बेसिक तौर पे अगर समझें तो कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आप घर से दूर रहते हो तो आपकी माँ का अचानक फ़ोन आएगा और एकदम से माँ बोलेगी, बेटा तू ठीक है ना, बेटा कोई परेशानी तो नहीं है, बेटा कोई चिंता तो नहीं है, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। और आप एकदम सरप्राइज हो जाते हो। आप माँ को बोलोगे कि मम्मी मैं ठीक हूँ, लेकिन हुआ क्या है? और मम्मी क्या बोलेंगी कि बेटा मेरे को अचानक से बेचैनी हो रही है, मेरे को अचानक से ऐसा लगा कि तुझे कोई दिक्कत है। ये क्या है? ये इंट्यूशन है। इंट्यूशन का कोई सोर्स नहीं होता है। ये जो इंट्यूशन है कभी सही भी हो सकती है, कभी गलत भी हो सकती है, लेकिन है क्या? इंट्यूशन है। इसका एक और बढ़िया एग्जाम्पल है, कोई छोटा सा बच्चा है, उसको ऑब्जर्व करो। ये जो छोटा सा बच्चा है इससे अगर कोई गलती हो जाए तो इसको इंट्यूशन आ जाती है, इसको पता चल जाता है कि मेरे से कोई गलती हो गई है। ये क्या है? ये इंट्यूशन है। और जैसे ही इस बच्चे को इंट्यूशन आएगी ये बड़ा वियर्ड सा बिहेव करने लगेगा। तो इंट्यूशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंट्यूशन के अलावा रीजनिंग, और रीजनिंग का तो इंपॉर्टेंट रोल होता ही है, आपको समझ में आता है। कोई सिचुएशन है, अगर आपको सोचने का टाइम मिल जाए तो उस सिचुएशन को आप 5 एंगल से देखोगे। कोई भी एक्शन लेने से पहले 50 बार सोचोगे कि ये जो एक्शन मैं ले रहा हूँ ये ठीक है या नहीं है। तो रीजनिंग ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और रीजनिंग के अलावा एजुकेशन का लेवल, और इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। हालांकि एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि दिमाग में रखना, ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा इंसान हो वो एथिकल भी हो, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है वो एथिकल ना हो। लेकिन हाँ, एजुकेशन एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देता है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में। तो इंडिविजुअल फैक्टर्स में बात की जाती है वैल्यू सिस्टम के बारे में, बात की जाती है एटीट्यूड के बारे में, बात की जाती है पर्सनल बिलीव्स के बारे में, बात की जाती है अपब्रिंगिंग के बारे में, बात की जाती है एक्सपीरियंसेस के बारे में, बात की जाती है कॉन्शियंस के बारे में, बात की जाती है इंट्यूशन के बारे में,
बात की जाती है रीजनिंग के बारे में और बात की जाती है एजुकेशन के बारे में। एक कैटेगरी है इंडिविजुअल फैक्टर्स की। दूसरी कैटेगरी की अगर बात करें तो दूसरी कैटेगरी देखने को मिलती है सिचुएशनल फैक्टर्स। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी कैटेगरी है सिचुएशनल फैक्टर्स। और सिचुएशनल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले बात की जाती है सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कह लो या फिर कॉन्टेक्स्ट कह लो या फिर सरकमस्टेंसेस कह लो। सब्जेक्ट कह लो या फिर कॉन्टेक्स्ट कह लो या फिर सरकमस्टेंसेस कह लो। सब्जेक्ट का अगर एग्जांपल लें, इमेजिन करो एक राजा है, एक किंग है। ये जो किंग है इसके अंदर कौन सी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए? इसके अंदर जस्टिस नाम की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इमेजिन करो कोई वॉरियर है। ये जो वॉरियर है इसके अंदर कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? इसके अंदर करेज नाम की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इमेजिन करो कोई मर्चेंट है, कोई व्यापारी है। ये जो मर्चेंट है इसके अंदर कौन सी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए? इसके अंदर जो एपिटाइट नाम की वैल्यू है, जो ग्रीड नाम की वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए। वॉरियर है और करेज नहीं है तो वैल्यू का मिसमैच हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। तो सब्जेक्ट कौन है, उस सब्जेक्ट लिए कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज़ में मिसमैच तो नहीं है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या फिर सरकमस्टेंस की अगर बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इमेजिन करो आप अपनी गाड़ी से जा रहे थे, कोई बाइक वाला आया और उसने आपकी गाड़ी के साथ में टक्कर कर दी। थोड़ा सा स्क्रैच लग गया आपकी गाड़ी में, आपको गुस्सा आया और आप एकदम गुस्से से बाहर निकले, अरे कौन है? और जैसे ही आप बाहर निकले और इतना बोले ही थे कि अरे कौन है, आपने पलट के देखा एक 7 फीट का आदमी खड़ा हुआ है, हट्टा कट्टा तगड़ा 7 फीट का आदमी। जैसे ही आपने 7 फीट का आदमी देखा आपको पता चल गया कि यहाँ पिटने का पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है। आप एकदम से पलट जाओगे, क्या बोलोगे? अरे देख के चलाया करो भैया, देख के चलाया करो, आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। गाड़ी वाड़ी तो आती रहती है, छोटा सा स्क्रैच लगाए लेकिन आपको चोट लग जाती, फिर क्या होता? देख के चलाया करो, थोड़ा ध्यान दिया करो। अंदर से गुस्सा आ रहा है लेकिन आपको पता है सामने 7 फीट का इंसान है, बहुत मारेगा। करेज एकदम अंदर। आप गाड़ी में बैठ गए, गुस्सा अभी भी है। थोड़ा सा आगे गए, एक रिक्शे वाला है, वो आपके सामने से कट मार के निकल गया। अच्छा, उसका रिक्शा टच भी नहीं हुआ है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं हुई है, लेकिन गुस्सा तो आपको पहले से आ रहा है। आप एकदम से बाहर निकलोगे और ये जो रिक्शे वाला है इसको मारने लगोगे। यहाँ आप करेज दिखा रहे हो, समझ रहे हो? ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये बड़ी सिचुएशनल होती हैं। हम बड़े दोगले टाइप के लोग होते हैं। 7 फीट का आदमी दिखा, करेज पीछे है। रिक्शे वाला दिखा, करेज एकदम आगे आ जाती है। ये क्या है? ये सरकमस्टेंस है। ये जो सरकमस्टेंस का एग्जाम्पल है बड़ा सस्ता सा एग्जाम्पल है। मैंने सस्ता एग्जाम्पल इसलिए दिया बिकॉज ये जो सस्ते एग्जाम्पल्स हैं ये याद रह जाते हैं। अगर थोड़े बेहतर एग्जाम्पल की बात करें तो इमेजिन करो एक प्राइमरी सेक्टर वाली सोसाइटी है और दूसरी जो है वो टर्शरी सेक्टर वाली सोसाइटी है। ये जो प्राइमरी सेक्टर वाली सोसाइटी है यहाँ पे कैसी वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी? यहाँ पे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे रिजिडिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी या कम देखने को मिलेगी? यहाँ पे रिजिडिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे कास्टिज्म ज़्यादा देखने को मिलेगा या कम देखने को मिलेगा? यहाँ पे कास्टिज्म और कम्युनलिज्म दोनों ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वहीं पे कोई टर्शरी सेक्टर वाली सोसाइटी है, यहाँ पे यूनिवर्सल वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कंपैरेटिवली यूनिवर्सल वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये तो बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, आप देख लो। कोई प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट सोसाइटी है, कोई गांव है, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे ट्रेडिशनल वैल्यूज ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहाँ पे रिजिड सिस्टम देखने को मिलेगा। वहाँ पे कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा।
वहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पे आप बेंगलोर जैसी मेट्रो सिटी में चले जाओ, वहाँ पे टर्शरी सेक्टर वाली सोसाइटी है। अब आपको पता है कि भाई नौकरी करनी है, आपको पता है अगले महीने रेंट भी देना है, आपको पता है कि भाई घर पे भी पैसे भेजने हैं, तो वहाँ पे कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, करती है लेकिन आप अपने अंदर रखोगे। वहाँ पे रिलीजन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, वहाँ पे यूनिवर्सल वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। और अगर मैटर कर भी रही होगी तो आप इतने फ्लेक्सिबल होगे कि वो जो चीज़ें हैं आपके अंदर, आप उनको अंदर ही दबा लोगे। तो एक तो सब्जेक्ट या कॉन्टेक्स्ट या सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं वो मैटर करता है। इसके अलावा दूसरा, पीयर ग्रुप। आपका पीयर ग्रुप कैसा है, आपके दोस्त कौन से हैं, वो भी डिटरमाइन करते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप एथिकल एक्शन लेंगे या अनएथिकल एक्शन लेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे दोस्त हमारी वैल्यूज़ को शेप करते हैं और अल्टीमेटली ये जो वैल्यूज़ हैं ये बेसिस बनती हैं हमारे एथिकल एक्शंस का या अनएथिकल एक्शंस का। और इसका सबसे सस्ता एग्जाम्पल क्या है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्मोकिंग या अल्कोहल की शुरुआत करते हैं पीयर प्रेशर में आके। होता होगा आपके साथ में 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं, सब सिगरेट पी रहे हैं, आप वहाँ पे पहुँचे, आप पीते नहीं हो, आपको क्या बोला जाएगा कि अरे भाई एक पफ मार ले। एक पफ, एक पफ से कुछ नहीं होता है। आप मना करोगे, नहीं 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 नहीं, अरे मार ले, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ट्राई कर ले, अगर ठीक लगे तो दोबारा पी लेना, नहीं तो मत पीना। आप फिर भी मना कर रहे हो, फिर क्या होगा, फिर बोलेंगे अरे लड़का नहीं है क्या, अरे मर्द नहीं है क्या, अरे मर्द का बच्चा नहीं है क्या। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। फिर भी अगर आपने मना किया तो फिर आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा, अरे ये मर्द नहीं है, ये मर्द का बच्चा नहीं है, छोटू पानी लेके आ, छोटू चाय लेके आ। और ज़्यादातर लोग ये जो प्रेशर है इस प्रेशर में आ जाते हैं और स्मोकिंग शुरू हो जाती है, एल्कोहल शुरू हो जाती है। ध्यान रखना, इस प्रेशर में नहीं आना है। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो कि ये बोलता है कि अरे दोस्ती के लिए एक पैग मार ले, उसको बोलना दोस्ती के लिए तू छोड़ दे। प्रेशर में नहीं आना है, खुद के ऊपर इतना भरोसा रखना है कि जो चीज़ गलत है वो करनी ही नहीं है। तो ये जो पीयर ग्रुप है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीयर ग्रुप के अलावा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ का कल्चर कैसा है, वो भी आपके वैल्यूज़ को शेप करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो कि जेंडर सेंसिटिव है, तो आपके अंदर भी ये जो जेंडर सेंसिटिव होने की वैल्यू है ये डेवलप हो जाएगी। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी को डिसिप्लिन के कंपैरिजन में ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, होती हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये कहती हैं कि भाई भले ही लेट के काम करो, हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है, हमें तो आउटकम से मतलब है, हमें तो प्रोडक्टिविटी से मतलब है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके अंदर भी ये जो डिसिप्लिन नाम की वैल्यू है ये ख़त्म हो जाएगी। आप भी फिर किस चीज़ पे फोकस करोगे, प्रोडक्टिविटी पे, आउटकम पे फोकस करोगे। तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आपका प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, आपका प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके का है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स की अगर बात करें तो डॉक्टर्स के लिए एक हिप्पोक्रेटिक ओथ देखने को मिलती है। डॉक्टर्स के लिए एक हिप्पोक्रेटिक ओथ देखने को मिलती है। सस्ता सा एग्जाम्पल लेते हैं, इमेजिन करो एक रेपिस्ट है जिसने 10-12 रेप किए हैं और बड़ी ब्रूटल रेप किए हैं, लेकिन ये टर्मिनली इल है, अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। ये डॉक्टर के पास में पहुंचा, डॉक्टर के अंदर से इच्छा है कि इलाज ना करूं, मरने दूं, इनफैक्ट मौका मिले तो खुद मार दूं, लेकिन जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या कहेगा कि नहीं नहीं, ये पेशेंट है, इसको ट्रीट करो, इसको बचाओ, इसको हार्म मत करो। तो आपका जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है
वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कह लो या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लो। आप जिस एक्शन को ले रहे हो उसको लेने का फ़ायदा क्या है, उसको लेने का नुकसान क्या है, और आप जिस एक्शन को छोड़ रहे हो, जिसको नहीं ले रहे हो, उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता था और क्या नुकसान हो सकता था। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप एथिकल एक्शन लोगे या अनएथिकल एक्शन लोगे। तो दूसरा सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशनल फैक्टर्स के अंदर हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, कॉन्टेक्स्ट के बारे में और सर्कमस्टेंसेस के बारे में। हम बात करते हैं पीयर ग्रुप्स के बारे में, हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में, हम बात करते हैं प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, और हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अच्छा, एक और तीसरा क्लासिफिकेशन है, और वो जो तीसरा क्लासिफिकेशन है उसको बुलाया जाता है अदर फैक्टर्स। उसको क्या बुलाया जाता है, उसको बुलाया जाता है अदर फैक्टर्स। और ये जो अदर फैक्टर्स हैं इनके अंदर सबसे पहले बात की जाती है जियोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले बात की जाती है जियोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में। जियोग्राफिकल फैक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान है, ये पैदा हुआ प्लेन्स वाले रीजन में, प्लेन्स वाली सोसाइटी में, और कोई दूसरा इंसान है, ये पैदा हुआ किसी हिली रीजन में, हिल्स वाली सोसाइटी में। ये जो प्लेन्स वाला इंसान है इसके अंदर कंपैरेटिवली हार्ड वर्क की वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलेगी या कंफर्ट की वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है कि कंफर्ट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा देखने को मिले। ये जो हिली रीजन वाली सोसाइटी है यहाँ पे कंफर्ट को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी या हार्ड वर्क को, यहाँ पे हार्ड वर्क को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। या फिर अगर रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो कोई एक ऐसा रीजन है जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, और कोई दूसरा रीजन है जहाँ पे अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है, अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो कोऑपरेशन देखने को मिलेगा या कंपटीशन देखने को मिलेगा। बट ऑब्वियसली बात है कंपटीशन देखने को मिलेगा, बिकॉज रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। और अगर रिसोर्सेज की अबंडेंस है तो क्या देखने को मिलेगा, तो देखने को मिलेगा कोऑपरेशन। तो क्या देखने को मिलेगा, तो देखने को मिलेगा कोऑपरेशन। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें और भी चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हो, जैसे कोई हॉट वेदर वाली जगह है और कोई कोल्ड वेदर वाली जगह है, जैसे यूरोपियन सोसाइटी। अभी जो कोल्ड वेदर वाली जगह है यहाँ पे एल्कोहल को नॉर्मली कंज्यूम किया जाएगा, और कोई हॉट वेदर वाली जगह जैसे इंडिया, यहाँ पे एल्कोहल का कल्चर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लोग एडिक्टेड हो सकते हैं, एडिक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन कल्चर देखने को नहीं मिलेगा। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अलावा रिलीजियस फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर्स, और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारी कंट्री इंडिया। हमारे कंट्री में टॉलरेंस देखने को मिलेगा, टॉलरेंस देखने को मिलेगा। हमारे कंट्री में रिसेप्टिविटी देखने को मिलेगी, रिसेप्टिविटी देखने को मिलेगी। हमारे कंट्री में सभी रिलीजन्स के लिए रिस्पेक्ट देखने को मिलेगी, इक्वलिटी देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर बात करें पाकिस्तान जैसी सोसाइटी की या अफ़गानिस्तान जैसी सोसाइटी की, तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों का उल्टा देखने को मिलेगा। इनटॉलरेंस देखने को मिलेगा, रिसेप्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, और माइनॉरिटीज़ को रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो रिलीजियस फैक्टर्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिलीजियस फैक्टर्स के अलावा किसी रीजन में लॉज किस तरीके के हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरीके के हैं, और नॉर्म्स किस तरीके के हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टाइम ऐसा था जब हमारे कंट्री में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आया और कॉन्स्टिट्यूशन ने
अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया। और अब हमारी जो सोसाइटी है वो उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ये जो अनटचेबिलिटी है ये ख़त्म हो गई है। थोड़ा बहुत जहाँ पे देखने को मिलती है वो रिमोट एरियाज़ में देखने को मिलती है। तो लॉज किस तरीके के हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरीके के हैं, नॉर्म्स किस तरीके के हैं, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा किसी सोसाइटी में किसको रोल मॉडल कंसिडर किया जाता है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कोई सोसाइटी हो सकती है जो कि गांधी जी को रोल मॉडल कंसिडर करे, और कोई सोसाइटी हो सकती है जो कि भगत सिंह को रोल मॉडल कंसिडर करे, और कोई ऐसी भी सोसाइटी हो सकती है जो कि दोनों को रोल मॉडल कंसिडर करती हो। हालांकि दोनों जाने जाते हैं अपने नेशनलिज्म के लिए, दोनों जाने जाते हैं अपने पेट्रियटिज्म के लिए, लेकिन दोनों का जो वैल्यू सिस्टम है वो बेहद अलग है। जो सोसाइटी जिस इंसान को रोल मॉडल कंसिडर करेगी उस सोसाइटी में उस रोल मॉडल की वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी, वैल्यू सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके अलावा टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड है ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे? एक टाइम था जब सती को एथिकल माना जाता था, एक टाइम था जब स्लेव ट्रेड को एथिकल माना जाता था, एक टाइम था जब कॉलोनियलिज्म को एथिकल माना जाता था। लेकिन आज का टाइम है, सती भी ख़त्म, स्लेव ट्रेड भी ख़त्म, स्लेवरी भी ख़त्म, और कॉलोनियलिज्म वो भी ख़त्म। तो टाइम पीरियड भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा डेमोग्राफी, डेमोग्राफी से मेरा मतलब किसी रीजन में पॉपुलेशन किस तरीके की है। एक तो क्या हो सकता है कि जो पॉपुलेशन है वो कम है, और एक क्या हो सकता है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन कम है और रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। और अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है तो क्या देखने को मिलेगा? तो फिर कंपटीशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कंपटीशन देखने को मिलेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। जैसे यूपीएससी की वैकेंसी आती है लगभग 900, और फॉर्म भरने वाले होते हैं 6 लाख 7 लाख। अब 6 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, सिर्फ 900 वैकेंसीज हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है क्या देखने को मिलेगा? कंपटीशन देखने को मिलेगा। या फिर आपकी ये जो पॉपुलेशन है ये होमोजीनियस है या फिर ये हेट्रोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो रीजनल वैल्यूज देखने को मिलेंगी। भाई एक ही तरीके के लोग रह रहे हैं, होमोजीनियस पॉपुलेशन है तो रीजनल वैल्यूज देखने को मिलेंगी, ज़्यादा रिजिड सिस्टम देखने को मिलेगा। और अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो फिर यूनिवर्सल वैल्यूज देखने को मिलेंगी। तो ये है तीसरा, अदर फैक्टर्स। ये जो अदर फैक्टर्स हैं इनके अंदर हम बात करते हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में, इनके अंदर हम पढ़ते हैं रिलीजियस फैक्टर्स के बारे में, इनके अंदर हम बात करते हैं लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स के बारे में, इनके अंदर हम पढ़ते हैं रोल मॉडल के बारे में, इनके अंदर हम बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में, और इनके अंदर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में। अच्छा, एक चौथा फैक्टर और है, और ये जो चौथा फैक्टर है इसको अलग से इंडिपेंडेंटली कंसिडर कर लेते हैं, और वो चौथा फैक्टर क्या है? गॉड एज डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स। गॉड एज डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स। एक बात तो ये कि अगर आप गॉड को एथिक्स का डिटर्मिनेंट मानते हैं तो पहली कंडीशन क्या है कि आप भगवान को मानते हैं। अच्छा, गॉड एज डिटर्मिनेंट के अंदर एक थ्योरी देखने को मिलती है। वो थ्योरी क्या है? डिवाइन कमांड, डिवाइन कमांड थ्योरी। ये जो डिवाइन कमांड थ्योरी है बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। ये जो डिवाइन कमांड थ्योरी है ये दो एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करती है। कौन कौन से दो एस्पेक्ट्स? एक तो ये जो डिवाइन कमांड थ्योरी है इसके तहत कहा जाता है कि गॉड कमांड्स व्हाट इज गुड। गॉड कमांड्स व्हाट इज गुड। और दूसरा क्या कहा जाता है?
दूसरा क्या कहा जाता है, दूसरा कहा जाता है गॉड कमांड्स, गॉड कमांड्स, दैट्स वाई, दैट्स वाई इट इज गुड। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है और वही डिफरेंस समझना है। एक तो क्या कहा जा रहा है, गॉड कमांड्स व्हाट इज गुड, जो अच्छा होता है उसको गॉड कमांड करता है। और दूसरा क्या कहा जा रहा है कि जिसको भी गॉड कमांड करता है वो अच्छा हो जाता है। अब देखो पहली वाली सिचुएशन में कि जो अच्छा होता है उसको गॉड कमांड करता है, इसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है, इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि ये जो गुड है इट इज ग्रेटर देन गॉड। भाई जो अच्छा है उसको गॉड कमांड कर रहा है, विच मीन्स कि ये जो गुड है ये गॉड से इंडिपेंडेंट है, ये गॉड से अलग है। और इसका मतलब क्या है कि गुड जो है वो भगवान से ऊपर है। दो अल्टीमेट रियलिटीज हैं, एक गॉड है और एक गुड है। अब इसमें दिक्कत आती है रिलीजियस लोगों को। जो रिलीजियस लोग हैं वो तो मानने को तैयार होते ही नहीं है कि भाई भगवान कैसे नीचे हो सकता है। तो ये जो पहला आर्ग्यूमेंट है जो कि ये कहता है गॉड कमांड्स व्हाट इज गुड, इसमें इनहेरेंटली क्या कहा जा रहा है कि गुड इज ग्रेटर देन गॉड। और ये जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है ये कह रहा है गॉड कमांड्स दैट्स व्हाई इट इज गुड, गॉड कमांड कर रहा है इसलिए वो गुड है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गॉड इज ग्रेटर देन गुड। लेकिन इसमें भी दिक्कत है, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें ये जो गॉड है इसमें एक आर्बिट्री एस्पेक्ट देखने को मिलता है कि सब कुछ भगवान के ऊपर है। कल को भगवान अगर ये कह दे कि रेप सही है, कल को भगवान अगर ये कह दे कि मर्डर सही है, तो कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। या उल्टे तरीके से बोले जो कि ज़्यादा समझ में आएगा आपको, कल को कोई इंसान बोले कि भाई मर्डर इसलिए सही है क्योंकि भगवान ने उसको कमांड किया है। करते ही हैं बहुत सारे लोग, ये जितने भी वॉर्स लड़े गए अब तक वो धर्म के नाम पे लड़े गए। और क्या कहा गया कि भगवान ने मुझे बोला है कि भाई अपने ट्राइब को बचाना है और सामने वाले को मारना है। ये प्रॉब्लम है। अगर आप ये कह रहे हो कि भगवान जो है वो गुड से ऊपर है, गॉड कमांड्स दैट्स व्हाई इट इज गुड, तो एक आर्बिट्री प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि सब कुछ भगवान के हाथ में है। फिर सवाल आता है कि ये जो रेप देखने को मिलते हैं, ये जो मर्डर्स देखने को मिलते हैं, ये क्यों देखने को मिलते हैं, भगवान के हाथ में तो भगवान तो सही कर सकते हैं। दूसरा सवाल आता है कल को कोई बोल देगा कि भाई मर्डर इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि गॉड ने कमांड किया है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। ये जो डिवाइन कमांड थ्योरी है होपफुली आपको समझ में आई होगी। देखो एक हमने बात की इंडिविजुअल फैक्टर्स के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा सिचुएशनल फैक्टर्स के बारे में, इंडिविजुअल फैक्टर्स और सिचुएशनल फैक्टर्स। फिर तीसरा हमने बात करी अदर फैक्टर्स के बारे में, अदर फैक्टर्स के बारे में। और अदर फैक्टर्स के अलावा चौथा एक इंडिपेंडेंट फैक्टर हमने देखा, गॉड एज डिटर्मिनेंट। अच्छा ये जितनी भी बातचीत हमने की ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये जितनी भी बातचीत है उसके ऊपर सालों से लोग बात कर रहे हैं। बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो इसको लेकर दी गई हैं। उन थ्योरीज के बारे में बेसिक तौर पर बात कर लेते हैं। देखो एक चीज़ दिमाग में रखना कि जब हम बात करेंगे मॉरल थिंकर्स के बारे में, जब हम पढ़ेंगे फिलोसफिकल एस्पेक्ट के बारे में, तो ये जितनी भी थ्योरीज हैं इनके बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे। आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे ये जो छोटे छोटे से टर्म्स हैं इनकी जानकारी ले लेते हैं ताकि एक पिक्चर आपके दिमाग में बिल्ड होने की शुरुआत हो जाए। एक ये जो थ्योरीज हैं ये एथिकल थ्योरीज हैं। अच्छा एथिक्स को पढ़ने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस देखने को मिलती हैं, एथिक्स को पढ़ने के लिए द अप्रोचेस टू स्टडी एथिक्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एथिक्स में कौन कौन सी ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। या तो ब्रांचेस ऑफ एथिक्स बोल लो या फिर
अप्रोचेज टू स्टडी एथिक्स बोल लो। एक देखने को मिलती है नॉर्मेटिव एथिक्स, एक देखने को मिलती है नॉर्मेटिव एथिक्स। ये जो नॉर्मेटिव एथिक्स है, इसके अलावा दूसरी देखने को मिलती है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, दूसरी देखने को मिलती है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के अलावा तीसरी देखने को मिलती है मेटा एथिक्स, तीसरी देखने को मिलती है मेटा एथिक्स। और मेटा एथिक्स के अलावा चौथी देखने को मिलती है अप्लाइड एथिक्स, चौथी देखने को मिलती है अप्लाइड एथिक्स। एक एक करके बात कर लेते हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स की अगर बात करें तो ये जो नॉर्मेटिव एथिक्स है ये बताती है व्हाट शुड बी, ये बताती है व्हाट शुड बी, आइडियली क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करती है नॉर्मेटिव एथिक्स। ये जो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है ये बताती है व्हाट एक्चुअली इज, ये जो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है ये बताती है व्हाट एक्चुअली इज, क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करती है नॉर्मेटिव एथिक्स। और क्या एक्चुअली में है उसके बारे में बात करती है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। भाई क्या गुड है, क्या बैड है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, उसके बारे में बताती है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। और क्या होना चाहिए, आइडियली व्हाट शुड बी, उसके बारे में बात करती है नॉर्मेटिव एथिक्स। और तीसरी मेटा एथिक्स। आपने मेटाफिजिक्स के बारे में सुना होगा। मेटाफिजिक्स क्या है? देखो, फिजिक्स बता रही है हमें कि ये जो दुनिया है इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया, हम कैसे बने, ये जो दीवार है ये किस मटेरियल की बनी है, ऐसी सारी चीज़ों के बारे में फिजिक्स बता रही है। फिजिक्स के बियॉन्ड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे भगवान के बारे में बताओ, जैसे सोल के बारे में बताओ, उनकी बातचीत की जाती है मेटाफिजिक्स के अंदर। फिजिक्स जितना डायमेंशन कवर कर रही है उतना तो फिजिक्स में आ गया। फिजिक्स के बियॉन्ड भगवान, सोल, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कवर की जाती हैं मेटाफिजिक्स में। वैसे ही व्हाट शुड बी एंड व्हाट एक्चुअली इज, ये तो कवर किया जाता है नॉर्मेटिव एथिक्स और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के अंदर। इसके बियॉन्ड जो एथिक्स की बातचीत है वो की जाती है मेटा एथिक्स के अंदर। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो नॉर्मेटिव एथिक्स है ये क्या बता रही है, आइडियली क्या होना चाहिए। ये जो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है ये क्या बता रही है कि एक्चुअली में क्या है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है। ये जो मेटा एथिक्स है ये पूछ रही है कि ये जो गुड की आप बात कर रहे हो, ये जो मॉरल की आप बात कर रहे हो, ये जो इमोरल की आप बात कर रहे हो, ये जो बैड की आप बात कर रहे हो, एक्चुअली में कुछ गुड होता भी है क्या, एक्चुअली में कुछ बैड होता भी है क्या, एक्चुअली में कुछ मॉरल होता भी है क्या, एक्चुअली में कुछ इमोरल होता भी है क्या। तो ये जो बियॉन्ड वाली बातचीत है वो कहाँ की जाती है, वो की जाती है मेटा एथिक्स में। और लास्ट है अप्लाइड एथिक्स। जब ये जो एथिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, ये जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, इनको अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई किया जाए तो उसको क्या बुलाया जाता है, उसको बुलाया जाता है अप्लाइड एथिक्स। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल एथिक्स है, भाई सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो, एनवायरमेंटल एथिक्स। बायो एथिक्स है, एनिमल एथिक्स है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यूथनेशिया के बारे में। पैसिव यूथनेशिया है, एक्टिव यूथनेशिया है, कितना सही है, कितना गलत है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, वो सारी बातचीत अप्लाइड एथिक्स में की जाती है। फॉर एग्जांपल अबॉर्शन, अबॉर्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, परमिशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, किन सर्कमस्टेंसेस में मिलनी चाहिए, वो जो सारी बातचीत है वो कहाँ की जाती है, वो की जाती है अप्लाइड एथिक्स में। ये हैं अप्रोचेस टू स्टडी एथिक्स। और ये जो अप्रोचेस टू स्टडी एथिक्स हैं इनके अंदर बहुत सारी थ्योरीज के बारे में बातचीत होती है। उनको बेसिक तौर पर देख लेते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे डिओन्टोलॉजी के बारे में। सबसे पहले डिओन्टोलॉजी, डिओन्टोलॉजी के बारे में इससे पिछले सेशन में भी हमने पढ़ा था। डिओन्टोलॉजी में क्या होता है, ये जो डिओन्टोलॉजी वाले लोग होते हैं ये नियम के पक्के लोग होते हैं। इनका ये मानना है कि आउटकम गया भाड़ में, जो रूल है उसको फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, किलिंग इज इमोरल, किसी को मारना गलत है, तो किसी भी सूरत में गलत है, भले ही वो आदमी टेररिस्ट हो। लेकिन ये जो डिओन्टोलॉजी वाले लोग हैं ये क्या कहेंगे कि नहीं, मार नहीं सकते हैं बिकॉज किलिंग इज इमोरल। तो ये जो डिओन्टोलॉजी है ये बेसिकली रूल्स बेस्ड एथिक्स है, ये बेसिकली रूल्स बेस्ड एथिक्स है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो डिओन्टोलॉजी है ये ड्यूटी बेस्ड एथिक्स है। ये जो डिओन्टोलॉजी है इसमें जो मीन्स होते हैं वो एंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसके एक बड़े प्रोपगेटर रहे हैं कांत। जब हम बात करेंगे डिटेल में तो पढ़ेंगे कांत के बारे में और पढ़ेंगे डिओन्टोलॉजी के बारे में। फिलहाल के लिए आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये जो डिओन्टोलॉजी है ये रूल्स बेस्ड एथिक्स होती है और इसमें मीन्स जो हैं वो एंड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड से कोई मतलब नहीं है, आउटकम से कोई मतलब नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, जो तरीका है उस आउटकम तक पहुंचने का वो सही होना चाहिए, वो मॉरल होना चाहिए। फिर दूसरा है कॉन्सिक्वेंशलिज्म। कॉन्सिक्वेंशलिज्म, ये जो कॉन्सिक्वेंशलिज्म है इसके अंदर एक देखने को मिलता है यूटिलिटेरियन और दूसरा देखने को मिलती है टीलियोलॉजी। टीलियोलॉजी के बारे में इससे पिछले सेशन में पढ़ा था। ये जो टीलियोलॉजी वाले लोग हैं ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये डिपेंड करता है कि आउटकम क्या निकल के आ रहा है। तो ये जो टीलियोलॉजी वाले लोग हैं इनके लिए जो एंड्स हैं वो मीन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। भाई आपका आउटकम अगर मॉरल है तो आप किस रास्ते से गए कोई दिक्कत नहीं है। ये टीलियोलॉजी का बेसिक आइडिया है। अच्छा, ये जो यूटिलिटेरियन होते हैं इनका क्या मानना है, इनका मानना है कि कोई भी चीज़ जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, कोई भी चीज़ जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करे वो गुड होती है, वो अच्छी होती है। और जितना ज़्यादा वो हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगी उतना ज़्यादा वो जो चीज़ है वो गुड होगी। ये जो यूटिलिटेरियन लोग हैं ये एक चीज़ और कहते हैं, ये कहते हैं मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल, कि बस हमें ये इंश्योर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस जनरेट हो। बेसिकली यहाँ पे ग्रेटर गुड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है। देखो इसका क्रिटिसिज्म भी है, उस सब के बारे में डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में। लेकिन फिलहाल के लिए बेसिक तौर पे याद रखो कि यहाँ पे ग्रेटर गुड नाम का कॉन्सेप्ट है। ये भी वही है कि एंड्स जो है वो मीन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल के ऊपर फोकस किया जाता है। एक हमने बात की डिओन्टोलॉजी के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा कॉन्सिक्वेंशलिज्म के बारे में, तीसरा इसके अलावा अगर बात करें तो तीसरा देखने को मिलती है वर्चू एथिक्स। तीसरा देखने को मिलती है वर्चू एथिक्स। ये जो वर्चू एथिक्स है ये किसने दी, ये दी एरिस्टोटल ने। किसने दी, एरिस्टोटल ने। अच्छा, वेस्टर्न फिलॉसफी की अगर बात करें तो वेस्टर्न फिलॉसफी में 4 कार्डिनल वर्चूज देखने को मिलती हैं। 4 कार्डिनल या फिर ये कह लें कि सेंट्रल वर्चूज देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 4 कार्डिनल वर्चूज देखने को मिलती हैं, एक देखने को मिलती है प्रूडेंस।
प्रूडेंस कह लो या फिर विजडम कह लो। प्रूडेंस के अलावा दूसरी देखने को मिलती है जस्टिस, दूसरी देखने को मिलती है जस्टिस या फिर फेयरनेस। तीसरी देखने को मिलती है टेम्परेंस, तीसरी देखने को मिलती है टेम्परेंस या फिर रिस्ट्रेन। और चौथी देखने को मिलती है करेज। चौथी कौन सी देखने को मिलती है? करेज। वेस्टर्न फिलॉसफी में ये 4 कार्डिनल वैल्यूज हैं। कौन कौन सी? प्रूडेंस, जस्टिस, टेम्परेंस और करेज। अच्छा, ये जो एरिस्टोटल हैं ये बात करेंगे गोल्डन मीन के बारे में। गोल्डन मीन मोटे मोटे तौर पे मध्यम मार्ग के जैसा है। बुद्धिज्म में जो मध्यम मार्ग है उसके जैसा है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। लेकिन हाँ, एरिस्टोटल ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा कोई एक्सट्रीम वर्चू नहीं है, बीच का एक गोल्डन मीन है। जब आप इंटेलेक्चुअल वर्चू के बारे में बात करते हैं तो आप बात करते हैं प्रूडेंस के बारे में, आप बात करते हैं विजडम के बारे में। इसके अलावा और बहुत सारी वर्चूज़ हैं, सिर्फ 3 ही क्यों, और बहुत सारी वर्चूज़ हैं। और वहाँ पे एरिस्टोटल बात करते हैं गोल्डन मीन के बारे में। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि एरिस्टोटल ने गोल्डन मीन नाम की एक चीज़ है उसके बारे में बात की है। देखो 3 चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। एक तो हमने बात की डिओन्टोलॉजी के बारे में, दूसरा हमने बात की कॉन्सिक्वेंशलिज्म के बारे में, और तीसरा हमने बात की वर्चू एथिक्स के बारे में। ये जो वर्चू एथिक्स है इसके अलावा एक चौथा टर्म और देखें तो एक होती है प्लूरलिस्टिक थ्योरी। प्लूरलिस्टिक थ्योरी, ये जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है इसमें एक इंसान देखने को मिलते हैं जिनका नाम है जी मोर। जी मोर। और प्लूरलिस्टिक थ्योरी में क्या कहा जाता है कि देयर इज मोर देन वन वर्चू, देयर इज मोर देन वन वर्चू which determines our moral actions, our moral actions। अभी आपको कनेक्शन समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब ये प्लूरलिस्टिक थ्योरी आई उससे पहले ज़्यादातर फोकस था एक वर्च्यू के ऊपर कि ये एक पर्टिकुलर वर्च्यू है जो कि हमारे मॉरल एक्शंस को शेप करती है। उसके अगेंस्ट में प्लूरलिस्टिक थ्योरी आई और इसमें क्या कहा गया कि नहीं भाई, एक वर्च्यू नहीं है, एक से ज़्यादा वर्च्यूज हो सकती हैं जो कि हमारे मॉरल एक्शंस को डिटरमाइन करती हैं। फिलहाल के लिए नाम दिमाग में रखो। फिर इसके अलावा बात होती है प्रैग्मेटिज्म के बारे में, प्रैग्मेटिज्म के बारे में। और ये जो प्रैग्मेटिज्म वाले लोग हैं इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि देखो ह्यूमन नॉलेज जो होती है, ह्यूमन नॉलेज जो होती है वो डिटरमाइन करती है, ह्यूमन नॉलेज जो होती है वो डिटरमाइन करती है एथिकल स्टैंडर्ड्स को। एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होनी चाहिए ये फिक्स्ड नहीं है। किसी टाइम फेज में, किसी टाइम पीरियड में ह्यूमन नॉलेज किस तरीके की है वो डिटरमाइन करती है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स किस तरीके के होने चाहिए। और अगर आप इसको थोड़ा सा लिंक करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे पहले एनवायरमेंटल एथिक्स की बात नहीं होती थी, लेकिन अब एनवायरमेंटल एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या है? ह्यूमन नॉलेज इज डिटरमाइनिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो ये जो प्रैग्मेटिज्म वाले लोग हैं ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भैया जो ह्यूमन नॉलेज होती है वो डिटरमाइन करती है एथिकल स्टैंडर्ड्स को। इसके अलावा एक देखने को मिलता है ईगोइज्म। क्या देखने को मिलता है? ईगोइज्म। ईगोइज्म के अगर प्रोपगेटर्स की बात करें तो एक थॉमस हॉब्स देखने को मिलते हैं। थॉमस हॉब्स देख लो या फिर इंडिया में चारवाक देखने को मिलते हैं। बेसिकली ईगोइज्म बात करता है आई को सेंटर में रख के। ईगोइज्म का बड़ा सिंपल सा है कि भैया खुद को सेंटर में रखो, खुद के लिए देखो कि क्या फायदेमंद है। अगर आप खुद के लिए देख रहे हो, खुद के लिए सोच रहे हो, तो आप ईगोइज्म की ये जो थ्योरी है इसको फॉलो कर रहे हो। ये जो ईगोइज्म वाले लोग हैं ये 2 चीज़ों पे बात करते हैं। एक तो ऑल ह्यूमंस आर सेल्फ सेंटर्ड, या फिर ये बोल लें सेल्फिश। ऑल ह्यूमंस
आर सेल्फ सेंटर्ड नेचुरली। ऑल ह्यूमंस आर सेल्फ सेंटर्ड नेचुरली। सभी ह्यूमंस जो हैं वो नेचुरली सेल्फिश होते हैं। और दूसरा ये क्या बोल रहे हैं, दूसरा ये बोल रहे हैं कि इट इज एथिकल टू बी सेल्फ सेंटर्ड, कि सेल्फ सेंटर्ड होने में, सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं है। थॉमस हॉब्स या चारवाक, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है चारवाक के बारे में, सुना है, तो आपको पता होगा। ये तो बोलते थे कि मजे मारो, भाड़ में जाए दुनिया, खूब खाओ पियो ऐश करो। बेसिकली आय को सेंटर में रखते थे कि खुशी के लिए एक बार आए हैं, खुश रहेंगे, क्यों परेशान हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्यों परेशान हो कि सामने वाले के लिए सोचना है। तो ईगोइज्म में दो चीज़ों पे बात की जाती है। एक, ऑल ह्यूमंस आर सेल्फ सेंटर्ड नेचुरली, और ये जो है इसको क्या बुलाया जाता है, इसको क्या बुलाया जाता है, इसको बुलाया जाता है साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल ईगोइज्म। और दूसरा क्या बोला जाता है, इट इज एथिकल टू बी सेल्फ सेंटर्ड, और इसको क्या बुलाया जाता है, इसको बुलाया जाता है एथिकल ईगोइज्म। इसको क्या बुलाया जाता है, इसको बुलाया जाता है एथिकल ईगोइज्म। देखो मैं एक स्क्रीन पे ये जो पूरी बातचीत है इसको लाने की कोशिश करता हूँ। हाँ आ गई ना, बहुत इजीली आ गई। ये कुछ थ्योरीज हैं, 6 थ्योरीज हैं। इनके अलावा भी और के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन हाँ मोटा मोटा एक बार इसको देखो, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से ले लो। अच्छा, ये हैं 6 थ्योरीज। इनके अलावा अगर बात करें, 7वीं थ्योरी की अगर बात करें, तो एक थ्योरी अभी अभी हम पढ़ के आए, डिवाइन कमांड थ्योरी। डिवाइन कमांड थ्योरी क्या होती है, होपफुली आपको याद होगा। फिर इसके अलावा एक थ्योरी हमने पढ़ी थी, मॉरल इंट्यूशनिज्म। सबसे पहले लेक्चर में हमने बात की थी मॉरल इंट्यूशनिज्म के बारे में, और सबसे पहले लेक्चर में ही हमने बात की थी मॉरल रिलेटिविटी या रिलेटिविज्म के बारे में। अच्छा, मॉरल इंट्यूशनिज्म और मॉरल रिलेटिविज्म क्या होता है, इसके बारे में आप लोग मुझे बता रहे हो कमेंट सेक्शन में। पहले लेक्चर में इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था, बातचीत की थी। इसके अलावा एक थ्योरी और देखने को मिलती है जिसको बुलाया जाता है बिहेवियरल एथिक्स। बिहेवियरल एथिक्स, हम किसी सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करेंगे वो हमें हमारे कल्चर से मिलता है, हमारे ट्रेडिशन से मिलता है, हमारी सोसाइटी से मिलता है, और जो वेरियस फैक्टर्स हैं उनसे मिलता है। और ये सारी बातचीत की जाती है बिहेवियरल एथिक्स के अंदर। तो बिहेवियरल एथिक्स ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी इन डिटेल आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और एक है मॉरल कॉग्निटिविज्म, मॉरल कॉग्निटिज्म, और दूसरा मॉरल नॉन कॉग्निटिविज्म। मॉरल कॉग्निटिविज्म एंड मॉरल नॉन कॉग्निटिविज्म। देखो, जब हम रैशनल होके डिसीजंस लेते हैं, जब हम सोच समझ के रैशनल होके नॉलेज के साथ में डिसीजंस लेते हैं, तो उसको बुलाया जाता है मॉरल कॉग्निटिविज्म। और दूसरा होता है मॉरल नॉन कॉग्निटिविज्म, जब हम इमोशनल होके डिसीजंस लेते हैं, उसको बुलाया जाता है मॉरल नॉन कॉग्निटिविज्म। फॉर एग्जांपल, इमेजिन करो आपका यूपीएससी इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और रास्ते में एक प्रेग्नेंट लेडी का एक्सीडेंट हो गया, कोई और मदद करने वाला है नहीं। अब आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं। एक, आप सोचो कि यार यूपीएससी का इंटरव्यू है, बड़ी मेहनत के बाद आया है, और अगर आईएएस बन जाऊंगा तो ऐसी बहुत सारी औरतों की मदद करूंगा, कोशिश करूंगा कि एक्सीडेंट हो ही ना, ऐसी सुविधाएं दूँ। और आप सोच समझ के रैशनल होके डिसीजन लो और इंटरव्यू देने चले जाओ। ये क्या एक तरीके से मॉरल कॉग्निटिविज्म है। और अगर आप बोलो कि भाड़ में जाए यूपीएससी इंटरव्यू, मेरे लिए ये लाइफ इंपॉर्टेंट है, मैं इस लाइफ को बचाऊंगा, ये जो इमोशनल होके आपने डिसीजन लिया, ये लाई करता है मॉरल नॉन कॉग्निटिविज्म की कैटेगरी में। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो, ये कुछ थ्योरीज हैं
और बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने बेसिक तौर पे इंट्रोडक्शन यहाँ पे ले डाउन कर दिया है ताकि इन चीज़ों के साथ में आप अवेयर रहो। जब हम पढ़ेंगे एटीट्यूड के बारे में, जब हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स के बारे में, तो ये जो थ्योरीज हैं ये थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में होनी चाहिए। बाकी इन डिटेल हम बातचीत करेंगे इनके बारे में, पढ़ेंगे इनके बारे में। और इसके साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।